दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, आज अपन इस चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पूरा चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सब चीजें अपन ने अच्छी तरीके से इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। अब रिमेनिंग पोर्शन इसका कौन सा रहता है? क्वेश्चंस, जो अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। सो इन ऑल आपका ये पूरा चैप्टर आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, पीपल एज रिसोर्स हमारे चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है वो यही है कि व्हाट डू यू मीन बाय पीपल एज रिसोर्स, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो देखो अपन ने इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि डेफिनेशन, ऑफ कोर्स डेफिनेशन याद करनी है, लेकिन आपको आंसर यहाँ पे बनाना है अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जो चीज अपन ने जो चीजें समझी है बस उनको आपको क्या करना है? अक्युमुलेट करना है। ओके, सो किसी भी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन होती है वो रिसोर्स के तौर पे कब बनती है बच्चों? अपन ने बात करी थी जब उन लोगों के अंदर स्किल्स होती है, एबिलिटीज होती है, वो एजुकेटेड होते हैं, वो हेल्दी होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, और जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट होती है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि भाई उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से वर्क कर रही है बच्चों? एज अ रिसोर्स। ओके, सो एक बार इसका आंसर देखते हैं। सो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, कि भाई जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्टिव है और जो कि स्किल्ड है और उनके अंदर एबिलिटीज है। ठीक है, और उन्हीं को अपन क्या रेफर करते हैं? पीपल एज रिसोर्स के नाम से अपन उनको रेफर करते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एक एजुकेशन का क्या रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर? ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो कि देखो, एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा है ना, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अनपढ़ है। अब आप देख के ही आप उसको मौका भी नहीं दोगे कि वो दोनों बात करें। आप सबसे पहली चीज तो उनकी अपीयरेंस से ही पता लगा दोगे कि भाई कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन सा अनपढ़ है। ठीक है, फिर बात आती है व्यूज की, ओपिनियंस की। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जो ओपिनियंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द पर्सन हु इज अनएजुकेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर अपन ने एक स्टोरी देखी थी। ठीक है, वैसे तो दो स्टोरीज थी, फिर अपन ने उन दोनों स्टोरीज को कंबाइन किया था। वो स्टोरी कौन सी थी बच्चों? सकल की और विलास की। ठीक है, सकल जो कि एक 12 साल का बच्चा था और जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। उसके पेरेंट्स भी चाहते थे कि भाई वो पढ़ाई लिखाई करे और बड़े होकर के कुछ अच्छा करे, है ना। तो उसने क्या किया था कि भाई थ्रू आउट अच्छी खासी पढ़ाई करी, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी ली थी, कंप्यूटर वगैरह सीखा था। फिर बड़े होकर के उसको एक प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब मिल गई थी और वहां पे उसकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे अपवर्ड थी। ठीक है, फिर वहां पे उसने क्या किया था बच्चों? अपना एक सॉफ्टवेयर भी अपना बनाया था उसने, जिससे कि उसकी कंपनी की सेल्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, तो एक तरफ तो सकल की सिचुएशन है जो कि पढ़ाई लिखाई से उसने अपने आप को इंडिविजुअली काफी ग्रो किया, साथ ही में उसने अपनी कंपनी को भी काफी ग्रो किया। और जैसे ही कंपनी ग्रो होती है तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है इन अ वे। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अपन ने एग्जाम्पल देखा था विलास का। तो विलास की सिचुएशन में क्या था कि भाई उनके फादर नहीं थे, उनकी मदर जॉब करती थी। जॉब में भी वो क्या करती थी कि भाई उनकी मम्मी जो है वो मछलियां बेचती थी। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद में जब उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो विलास ने सोचा कि भाई अब मुझे अपना घर परिवार चलाना होगा और उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। एजुकेशन उनकी बिल्कुल जीरो थी, एबिलिटीज उनकी बिल्कुल जीरो थी, स्किल्स उनके अंदर बिल्कुल जीरो थी। ठीक है, तो एजुकेशन का ये फर्क पड़ता है, एक तरफ विलास की सिचुएशन है और एक तरफ सकल की सिचुएशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो आंसर है वो किस तरीके से बना है इसको अपन देखते हैं। सो देखो, एजुकेटेड पीपल अर्न मोर देन अनएजुकेटेड पीपल। अब देखो यहाँ पे अगर अपन सकल और विलास की सिचुएशन को वापस से कंसिडर करें तो सकल जो है उसने क्या किया? उसने अपनी लाइफ में ज्यादा अर्न किया कंपेयर टू विलास। ओके, लिटरेट पॉपुलेशन इज एन एसेट टू एन इकोनॉमी। जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है? एज अ एसेट। ठीक है, अपन ने एसेट और लायबिलिटीज के बारे में बात करी थी। एसेट क्या होता है बच्चों? एसेट इज पूंजी, वेल्थ। ठीक है, सो यहां पे मैं लिख देती हूं वेल्थ। जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होती है वो किस तरीके से वर्क करती है? वो वर्क करती है एज अ वेल्थ। ठीक है, आज अगर अपने पास में वेल्थ है तो अपन को पता है कि भाई अपना फ्यूचर सिक्योर है। ठीक है, अच्छी खासी अगर अपने पास में वेल्थ है तो हमें पता है कि भाई हमारा फ्यूचर अच्छे से सिक्योर है। ठीक है, वही अगर अपन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है ना, वही जैसे ग्रैंडफादर के ऊपर कर्जा है तो उनका कर्जा किस पे ट्रांसफर हुआ? पापा पे। पापा पे अगर कर्जा है तो उनका कर्जा किस पे ट्रांसफर हुआ? हम लोगों पे।
तो कर्जा क्या होता है? बर्डन एक तरीके का, और उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी इज व्हाट? लायबिलिटी इज बर्डन। तो अगर हमारी पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी तो वो किस तरीके से काम करेगी? असेट के रूप में काम करेगी, ना कि लायबिलिटी के रूप में। ठीक है, इट लेड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। देखो, जितना ज्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी उतनी ज्यादा कंट्री की प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, है ना? कैसे? देखो, तीन सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तीनों के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को इंडल्ज कर चुके हैं उसके अंदर। अब देखो, अगर अपन बात करें प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, तो उसके अंदर जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें पता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे? हम नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा एफिशिएंटली यूज करेंगे। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जितना हमें यूज करना है हम उतना यूज करेंगे। हम अच्छे को और बुरे को समझेंगे कि भाई ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ा सा दिमागी रूप से चलेगा, है ना, और उसे पता है कि भाई मेरा काम ये है कि मुझे मेरी प्रोडक्टिविटी डे बाय डे ग्रो करनी है। करेक्ट। फिर अपन आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अगर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो उसे पता है कि भाई उसे किस टाइप की टेक्निक यूज करनी है ना, प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर उसे किस टाइप की टेक्निक यूज करनी है जिससे कि उसकी जो कॉस्ट है बच्चों वो तो आए कम और उसका जो प्रोडक्शन है वो हो जाए ज्यादा। ठीक है, वही सर्विस सेक्टर की अगर अपन बात करें तो सर्विस सेक्टर के अंदर भी पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर आज के टाइम पे तो ऐसा है कि बिना पढ़ाई लिखाई के तो आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, सो इन ऑल अपन इस सेंटेंस को समझ पाए हैं कि भाई जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज्यादा हमारी कंट्री की क्या होगी? प्रोडक्टिविटी होगी, हायर दी प्रोडक्टिविटी। ओके, इट ओपन्स न्यू एवेन्यूज फॉर अ पर्सन। अब नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है ना। आज अगर मैं पढ़ी लिखी हूं तो मुझे पता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मेरे फील्ड से रिलेटेड मैं यहाँ पे भी पढ़ा सकती हूँ, मेरे फील्ड से रिलेटेड मैं ये काम भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे सामने क्या है? काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं कौन सी ऑप्ट करती हूँ। ठीक है, वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नहीं पढ़ा लिखा है तो उसके लिए क्या है? बस वो काम, गिने चुने काम जो कि क्या होते हैं, जो कि उसके लिए लायक है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में तीनों ही सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अब क्या हो गया है कि अब अपॉर्चुनिटीज जो अनपढ़ों के लिए होती है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, और जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है उनके लिए जो एवेन्यूज है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स न्यू एस्पिरेशंस एंड डेवलप्स वैल्यूज ऑफ लाइफ। देखो, जब एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसे अपनी वैल्यूज पता होती हैं। ठीक है, और वही वो क्या करता है? वो अपनी आने वाली जनरेशन को आगे पास ऑन करता है। ठीक है, उसे पता है कि भाई पढ़ाई लिखाई के फायदे क्या हैं, है ना, तो वो वही चीजें क्या करेगा? अपने बच्चों में इंजेक्ट करेगा कि भाई आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी लाइफ में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर वही वैल्यूज वो बच्चे अपने आगे वाली पीढ़ी को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो उसे अच्छे और खराब की डिफरेंस पता होता है। सबसे पहली चीज उसे पता होता है कि भाई उसकी वैल्यूज क्या है और वही उस चीज को पास ऑन करता है। वही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो उसने अपना गुजारा इस सिचुएशन में कर लिया तो उसे लगता है कि ठीक है आगे वाले सिचुएशन में भी हो जाएगा गुजारा, लेकिन नहीं, आगे वाली जो जनरेशन है उनके लिए और ज्यादा टफ होगा। क्यों होगा टफ? क्योंकि आज के टाइम में अगर अपन देखें तो किसी भी सेक्टर के अंदर हर एक एम्प्लॉय पढ़ा लिखा ही मांगते हैं। ठीक है, तो आने वाली जनरेशन के अंदर ये दिक्कत हो जाएगी। फिर उनसे सोचो, उनसे आगे वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारी लिटरेसी रेट है हमारी कंट्री के अंदर उसे हमें बढ़ाना है। ठीक है, लिटरेसी रेट को बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और हर एक इंडिविजुअल को जो इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की उसको पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? जिससे कि हमारी कंट्री ग्रो करे, दैट इज द फर्स्ट एंड द प्रायोरिटी गोल। लेकिन इसके अलावा यह है कि इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल ग्रोथ भी तो कुछ होती है और वैल्यू ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये भी तो कुछ होता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए एजुकेशन के जो पॉजिटिव साइड्स हैं वो सभी को पता होने चाहिए। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइंट क्या आ जाएगा? आपका अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, फिर वेल्थ हो जाएगी, फिर हायर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे ना इस तरीके से जो सिर्फ मेन आपके पॉइंट्स हैं बस उन चीजों को याद रखना।
कि ठीक है अर्न के ऊपर आपको लिखना है, असेट के ऊपर लिखना है, हायर प्रोडक्टिविटी के आपको लिखना है, एवेन्यूज के बारे में लिखना है और एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो जिन जिन पे मैंने सर्कल किया है बस ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं और फिर आप अपना आंसर अपने आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, चलो नाउ सिक्स्थ इज इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। देखो किसी भी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी किनसे बनती है? सबसे पहली चीज तो ये लोगों से बनती है, लोगों से मिलके बनती है ना। सोसाइटी, आज अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं तो ये वाली सोसाइटी कैसी है? सब पढ़े लिखों की सोसाइटी है। ठीक है, अगर कहीं आप किसी बैकवर्ड क्षेत्र में चले जाओ, बैकवर्ड सेक्टर में चले जाओ, तो वहां पे जो सोसाइटी डेवलप होगी वो कैसी होगी? अनएजुकेटेड पीपल की सोसाइटी होगी। तो वहां पे जो सोच होगी वो उसी तरीके की होगी, वो बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड नहीं होंगे। यहाँ पे अर्बन एरियाज में जिस तरीके के लोग रहते हैं, जिस तरीके की यहाँ पे सोसाइटीज है, ब्रॉड माइंडेड है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे बुरे की जो वैल्यूज है, हालांकि वो उनको भी पता होता है, लेकिन आज के टाइम में जो चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो ज्यादा किसको पता है? पढ़े लिखे आदमी को पता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ज्यादा सोसाइटी क्या होगी? अपग्रेड होगी। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सोसाइटी भी यहाँ पे एक बहुत जरूरी पॉइंट है आपका। ठीक है, इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ज्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, साथ ही में कल्चरल रिचनेस बढ़ेगी एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस, गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, आज अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसे पता है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत फायदेमंद हैं और ये सारे हमें ओबे करने चाहिए। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिसको इतनी समझ नहीं है, ठीक है, जिसको नहीं पता है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, तो वो क्या करेगा? वो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनको ब्रेक करेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? वहां पे केओस क्रिएट होगा, जो कि नहीं करना है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर? सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के बारे में अपन ने बात करी है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है? ये वो सेक्टर्स है जहां पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यहां पे मैं लिख देती हूं extraction of natural resources। ओके, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर अब क्या होता है? उसमें मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मॉडिफाई प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, यहां से प्रोडक्ट लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर सभी तरीके की सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज किसको बढ़ावा देती हैं? प्राइमरी सेक्टर को एंड सेकेंडरी सेक्टर को। ठीक है, अगर टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज होंगी तो इससे क्या होगा? ये दोनों सेक्टर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटीज की बात की गई है तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमें पता है एग्रीकल्चर है, ठीक है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है। ओके, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि किससे जुड़ी हुई है? नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर भी अपन देख लेते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शियरी सेक्टर के अंदर अगेन बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है, सो आपको ये तीनों ही चीजें याद रखनी है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं, एज वेल एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है। क्योंकि बच्चों देखो, काफी बार क्या होता है कि आपके एग्जाम के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहली चीज तो इजी है ये क्वेश्चन। दूसरी चीज ये कि आप लोगों को अब इतना तो समझ में आ गया होगा, तो ये जो इससे जो नंबर मिलेंगे ना वो फ्री फोकट के नंबर होंगे, तो फ्री फोकट के नंबर कभी नहीं छोड़ने हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो, ह्यूमन कैपिटल के बारे में अपन ने बात करी थी, एक बार वापस से मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो ये अपना क्या है? ये अपना नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हमारी नॉर्मल क्या है? ये पॉपुलेशन है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसके अंदर अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट किसका? एजुकेशन का,
हेल्थ का, ठीक है, मेनली तो अपन ने इन दोनों को ही डिस्कस किया है, ठीक है। तो जैसे ही इस पॉपुलेशन में एजुकेशन और हेल्थ का इन्वेस्टमेंट होगा, वैसे ही क्या होगा कि ये वाली जो पॉपुलेशन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल में ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सो इसके मैं लगा देती हूँ यहाँ पे विंग, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता रहेगा। ओके, ये नॉर्मल पॉपुलेशन थी, इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन एंड हेल्थ का, फिर किस में तब्दील हो गए, ये ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो गए। ओके, सो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, देखो एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में, मेडिकल केयर के फॉर्म में, तो उससे क्या होता है, जब इन तीनों ही चीजों का इन्वेस्टमेंट इन लोगों में किया तो क्या हुआ, इनकी क्वालिटी पे चेंज हुआ, इनकी क्वालिटी अच्छी हुई, ठीक है। सो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव्स, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव होने के बाद में यहाँ पे हो सकता है ये किस तरीके से वर्क कर रहे थे, यहाँ पे एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ, ये क्या बन गए, एक तरीके से असेट बन गए, कैपिटल बन गए। ओके, इट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल, और इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल के नाम से इसको अपन जानते हैं। ओके, सो इजी है ना ये क्वेश्चन, आगे बढ़े। ऑलराइट, हाउ कैन इन्वेस्टमेंट बी मेड इन ह्यूमंस, अब ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। अभी अपन ने बात करी कि भाई हमें क्या करना है, हमारी पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, वो किस रूप में किया जाएगा, तो एजुकेशन के रूप में किया जा सकता है, हेल्थ केयर के रूप में किया जा सकता है, ट्रेनिंग के रूप में किया जा सकता है ना, अभी अपन ने यही देखा था। सो एजुकेशन के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में, प्रोविजनल ऑफ हेल्थ केयर के रूप में, ठीक है। तो इन सभी रूप में ह्यूमंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ डज द सोसाइटी बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस, जब हमारी पॉपुलेशन, जब हमारी ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट होता है तो सोसाइटी को उससे क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हमारी सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्थ के रूप में बिल्कुल फिट होंगे, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स होंगी, एबिलिटीज होगी, तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे सोसाइटी के अंदर। जैसे कि आपकी क्लास के अंदर बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं। तो वो टॉपर क्यों है भाई, कुछ तो उनमें अलग होगा तभी वो टॉपर है, ठीक है। जैसे आप हो, आप लोग टॉपर हो, क्यों हो आप लोग टॉपर, कुछ तो अलग है ना, ठीक है। तो अलग आप लोगों में अलग क्या है कि आप स्कोरशाला से पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। और उनमें ऐसा क्या है, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी है उसका ना फेस थोड़ा सा चेंज हो रहा है बच्चों, ठीक है। एजुकेशन बहुत से लोगों को मिल रही है, ठीक है, हेल्थ काफी लोगों की अच्छी हो रही है ना। तो इससे हो क्या रहा है, इन ऑल स्किल्स लोगों को मिल रही है, ट्रेनिंग लोगों को मिल रही है, तो इससे सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, है ना, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, ये क्या कर पा रही है, ये अपने अपने फील्ड में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। जैसे कि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है, नेशनल इनकम बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, नेशनल इनकम हमारी बढ़ रही है। तो इन अ वे इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही में हमारी कंट्री का भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन इज एन इनडायरेक्ट वे, एक इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी को, दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेटेड and healthier population spreads to the those who are not educated or healthy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे आपकी क्लास फर्स्ट आती है, ठीक है, तो मैम ने ये डिक्लेयर किया, आपकी प्रिंसिपल मैम ने, कि भाई इस साल जो भी क्लास फर्स्ट आएगी उस पूरी क्लास को हम क्या करेंगे, ट्रीट देंगे, पार्टी देंगे, ठीक है। अब देखो पूरी क्लास मिलकर के तो फर्स्ट आई नहीं होगी, कुछ ऐसे सेलेक्टेड बच्चे होंगे, ठीक है, आप जैसे कुछ ऐसे सेलेक्टेड बच्चे होंगे जिनकी वजह से क्लास फर्स्ट आई होगी, ठीक है। तो आपकी वजह से आपकी क्लास में वो जो नहीं है ना, वो वाले बच्चे जो कि इतना पढ़ते लिखते नहीं है, बैक बेंचर्स जो होते हैं, ठीक है, आज के टाइम में तो बैक बेंचर्स भी खैर टॉप कर जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, तो आपकी मेहनत से ट्रीट उनको भी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास को मैम ने प्रॉमिस किया है कि भाई पूरी क्लास को हम ट्रीट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, कुछ पढ़े लिखे और कुछ हेल्दी लोगों की वजह से पूरी सोसाइटी को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर? नाउ हाउ इज ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर टू रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल जो है वो रिसोर्सेज से सुपीरियर कैसे है। देखो ह्यूमन कैपिटल कैसे रिसोर्सेज से सुपीरियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्होंने हमारा काम को आसान बनाया है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे ये बोर्ड क्यों ना हो, चाहे ये लाइट्स क्यों ना हो, ठीक है, चाहे ये कैमरा क्यों ना हो, आपका फोन क्यों ना, आपका लैपटॉप क्यों ना हो, ये सारी चीजें किसने बनाई हैं? इन्होंने। ठीक है, ये तो पता है सबको, ये बहुत अच्छे से फिक्स है सबके दिमाग में। ठीक है, अब ह्यूमंस ने ये कैसे बनाई है? क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ था एजुकेशन का, है ना, ये हेल्दी थे, ये ट्रेन थे, इनके अंदर स्किल्स थी, तब इनका दिमाग चला, इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिला, इनका दिमाग चला, फिर उन्होंने सोचा कि यार हमें कोई ऐसी चीज बनानी चाहिए जिससे कि इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाए। ठीक है, तब उन्होंने क्या बनाया? ये बनाया, रिसोर्सेस को यूज करके। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल क्या करते हैं? इस रिसोर्सेस का यूज लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं इसका यूज लेकर के क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सुपीरियर कौन हुआ? ह्यूमंस, ऑब्वियसली। सो ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज बिकॉज अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय ह्यूमन बींग्स, क्योंकि बाकी सारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसके थ्रू डेवलप किए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के थ्रू डेवलप किए जाते हैं विद देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और उससे बाकी सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। दे कैन नॉट बी डेवलप्ड एंड बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन। अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अपने आप यूजफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अब जैसे जो माइनिंग वगैरह होती है तो वहां पे बहुत सी रॉक्स निकलती हैं, बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के क्या निकलते हैं? स्टोन्स निकलते हैं। ठीक है, सो माइनिंग करी तभी तो हमें पता चला गोल्ड निकलता है। ठीक है, तो ये किया किसने? इनिशिएटिव किसने लिया? ह्यूमन बीइंग ने, है ना। अगर ह्यूमन बीइंग इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लेता, अगर वो अपना दिमाग नहीं चलाता, उसके अंदर स्किल नहीं होती, तो वो जो गोल्ड है वो वहीं दबा रहता हमेशा के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किसने किया? उन रिसोर्सेज को जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किसने किया? ह्यूमन बीइंग्स ने। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हमेशा सुपीरियर रहेंगे रिसोर्सेज से। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Why do educated parents invest heavily in the education of their children? जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों की एजुकेशन पे क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो ये तो दिखती सी बात है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एजुकेशन के फायदे क्या क्या हैं। आज अगर पढ़ा लिखा हमारा बच्चा होगा तो वो कहीं पे भी नहीं रुकेगा दुनिया में। ठीक है, इंडिया में, दूसरी कंट्रीज में, आगे जो भी वो करना चाहता है उस फील्ड के अंदर, तो उनको दे नो दिस थिंग ना वेरी वेल कि हम, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो हम ये ही चीज क्या करना चाहते हैं? पास ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, सो एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर इन द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि उन पेरेंट्स को पता है कि हायर एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, गुड जॉब, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, गुड लाइफस्टाइल, जो अपना वे ऑफ लाइफ है वो अपग्रेडेड है, वैल्यू ऑफ लाइफ बहुत ग्रेट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन पेरेंट्स को पता है जो कि खुद पढ़े लिखे हैं, इसीलिए यही चीजें वो क्या करते हैं? अपनी जनरेशन को पास ऑन करते रहते हैं। क्लियर? नाउ हाउ इलिटरेट पेरेंट्स क्रिएट अ विशियस साइकिल फॉर देयर चिल्ड्रन। अब जो अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं वो एक विशियस साइकिल किस तरीके से क्रिएट करते हैं? देखो, क्योंकि उन्हें भी पता है, उन्होंने खुद ने नहीं पढ़ा, सबसे पहली चीज पढ़ाई लिखाई नहीं करी, तो उन्हें ये चीज पता ही नहीं है कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स उन्हें पता नहीं है तो वो वैल्यूज भी अपने बच्चों को आगे नहीं दे पाएंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज ये, क्योंकि वो अनपढ़ है तो उनके पास में क्या है? एम्प्लॉयमेंट की कमी है, वो पुअर हैं। अब वो क्योंकि वो पुअर है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चे भी क्या रह जाते हैं? अनपढ़ रह जाते हैं। ठीक है, तो यही सर्कल क्या होते जा रहा है? चलता जा रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? देखो, illiterate parents who are not aware of the advantages of education and hygiene deprive their children of these, which in turn result in their children falling in the trap of vicious cycle. ठीक है, तो जिन पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि एजुकेशन के फायदे क्या क्या हैं, हाइजीन क्या होती है, तो वही चीज वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, है ना, और इसी तरीके का ये सर्कल चलता रहता है। ओके, सो इस तरीके से आपको ये समझाना है। What are the different types of primary activities? Primary activities कौन कौन सी होती हैं? Agriculture, forestry, animal husbandry, mining, quarrying and poultry farm, etc. ठीक है, तो 5-10 नाम आपको हमेशा याद रखने हैं तीनों ही सेक्टर्स के। What are the tertiary activities? Tertiary activities कौन कौन सी होती हैं? Education, health, communication, banking, trade, transport, tourism, insurance, etc.
ये सर्विसेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को स्मूथ चलने में हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी सर्विसेज। ओके, सोचो अगर बैंक नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर लोन कहाँ से लेगा, है ना, सेकेंडरी सेक्टर लोन कहाँ से लेगा। ठीक है, सोचो कि अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो सेकेंडरी सेक्टर किस तरीके से जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया वो दूसरे कंट्रीज में सेल आउट कर पाएगा, या फिर जहां भी अपनी कंट्री के अंदर सेल आउट करना है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ग्रो करने के लिए ये सारी सर्विसेज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। करेक्ट। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? देखो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे मनी अर्न किया जाता है। ठीक है, सो द एक्टिविटीज विच हेल्प टू अर्न मनी फॉर द कंट्री। ठीक है, कंट्री के लिए उन जिन एक्टिविटीज से मनी अर्न किया जाता है उससे किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, या फिर वो वैल्यू जनरेट करती हैं, वैल्यू ऐड करती हैं हमारी नेशन की इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि मनी अर्न किया जाता है या फिर वैल्यू ऐड की जाती है हमारी नेशन की इनकम के अंदर। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? सो जस्ट इसका ऑपोजिट, ये वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करती है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। जैसे कि सच एज इंडिविजुअल परफॉर्मिंग डोमेस्टिक कोर्स, कोई इंडिविजुअल अपने घर के काम कर रहा है तो उससे हमारी नेशन की इनकम थोड़ी ना बढ़ रही है, नेशन की इनकम के अंदर थोड़ी ना किसी भी तरीके का एड ऑन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको अपन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। ओके, डिफाइन मार्केट एक्टिविटीज। अब देखो मार्केट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? सो मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं फॉर विच पीपल हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर पेड और हैव प्रॉफिट। जिन लोगों को इन एक्टिविटीज के अंदर क्या मिलता है, पेमेंट दी जाती है या फिर प्रॉफिट अचीव होता है। कैसे कि जैसे आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या हो गई, एक तरीके की मार्केट एक्टिविटी हो गई। ठीक है, जिस एक्टिविटी को मैं परफॉर्म करके मुझे क्या मिल रहा है, या तो प्रॉफिट मिल रहा है या फिर मुझे पेमेंट मिल रही है। ठीक है, सो मार्केट एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज फॉर विच द पीपल हु परफॉर्म दीज एक्टिविटीज आर पेड। ठीक है, आर पेड और हैव प्रॉफिट्स सच एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो बदले में क्या मिलता है, उस प्रोड्यूसर को पेमेंट मिलती है या फिर प्रॉफिट मिलता है। तो ये एक तरीके की मार्केट एक्टिविटी है। ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटी जस्ट इसका ऑपोजिट, वो एक्टिविटीज जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। ठीक है, जैसे आज मैं मेरे घर में खाना बना रही हूँ तो मैं खुद के लिए बना रही हूँ, खुद कंज्यूम करूंगी। ठीक है, आज अगर मैं खेती कर रही हूँ और सिर्फ खुद के लिए कर रही हूँ, खुद की फैमिली के लिए कर रही हूँ, तो वो क्या हो गई, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो गई वो एक्टिविटी, है ना, उससे मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक तरीके की नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई जिसको हम सेल आउट नहीं करते हैं। ओके, सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर कैरीड आउट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, सच एज कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब वो खुद के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। इन विच केस विमेन गेट पेड फॉर देयर वर्क। किस केस में औरतों को उनके काम के लिए पे किया जाता है, तो किस केस में किया जाता है, लेबर मार्केट के अंदर। ठीक है, देखो दो लेडीज हैं, जैसे सकल और विलास की सिचुएशन अपन ने देखी थी। सकल की मदर थी वो क्या थी, वो हाउसवाइफ थी। विलास की जो मदर थी वो क्या थी, वो फिशेस बेचती थी। ठीक है, तो पेमेंट इन दोनों में से किसको मिलता था, जो कि लेबर मार्केट के अंदर थी। ठीक है, विलास की मम्मी उन्हीं को पेमेंट मिलती थी। अब सकल की मम्मी तो क्या थी, हाउसवाइफ थी, तो उनको किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं मिलती थी। सो women आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर इनटू द लेबर मार्केट। जब औरतें लेबर मार्केट के अंदर एंटर करती हैं तब उनको उनके काम के लिए पेमेंट मिलती है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अट्रैक्ट विमेन। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में कौन से टाइप की ऐसी जॉब्स होती हैं जिससे विमेन अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे टीचिंग हो गई, मेडिकल कोई अगर ऐसी जॉब है तो वो हो गई। तो ये सभी तरीके की जो जॉब्स होती हैं वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं विमेन को इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट द विमेन
मोस्ट? ओके, आज अभी आप भी बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो कि वीडियो देख रही होंगी, तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप किस तरीके की ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो जॉब्स होती हैं उनमें से किस तरीके की जॉब से आप अट्रैक्ट होगे, ठीक है, बड़े होकर के। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हिच फैक्टर डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री? अब ग्रोथ रेट कंट्री की कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। क्वालिटी अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है अपन ने, है ना। एक कौन सी है, एक है एजुकेशन और दूसरी कौन सी है, हेल्थ, ठीक है। तो इन और अपन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से ही डिसाइड करते हैं कि भाई जो कंट्री है उसकी ग्रोथ रेट कैसी है। अगर ये दोनों अच्छी हैं तो ग्रोथ रेट भी हमारी क्या होगी, अपवर्ड्स होगी। ओके, हाउ इज एजुकेशन यूजफुल टू एन इंडिविजुअल? अब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे सोचिए कि एजुकेशन यूजफुल कैसे होगी, ठीक है। तो इसका आंसर तो आप खुद भी दे सकते हो, ठीक है, और आपको देना कहाँ है, कमेंट सेक्शन में देना है। आप ये सोचिए कि आपके खुद के लिए एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो सोच करके आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो एजुकेशन इज यूजफुल इन मेकिंग बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें पता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन अपन को ये देखना है कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल है, तो उसको मैं चूज कर पाऊंगी, ठीक है। सो यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल। ओके, व्हाट आर नवोदय विद्यालय? अब नवोदय विद्यालय क्या है, तो ये एक तरीके के ऐसे स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्टअप करे गए हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब क्यों किए गए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो एजुकेशन को जगह जगह क्या कर सके, स्प्रेड करे, सभी जगह स्प्रेड कर पाए। सो नवोदय विद्यालय आर द स्कूल स्टार्टेड फॉर द टैलेंटेड चिल्ड्रंस इन द रूरल एरियाज। और ये कौन से एरियाज में स्टार्ट किए गए हैं, रूरल एरियाज में मोस्टली। ओके, Why have vocational streams been developed? अब vocational streams जो हैं वो क्यों डेवलप की गई हैं? So vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. जिससे कि क्या हो कि ज्यादा नंबर में जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपेशन मिले, नॉलेज मिले और स्किल मिले, ठीक है। इसी चक्कर से उनके लिए क्या स्टार्ट किया गया है, उन सभी बच्चों के लिए वोकेशनल स्ट्रीम्स स्टार्ट की गई हैं, ठीक है। आज के टाइम में तो मोस्टली सभी स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में भी होती होगी, तो आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा इंटरेस्ट है। भाई वोकेशनल स्ट्रीम्स के अंदर बहुत सी चीजें सीखने को मिलती होंगी, तो आपका इंटरेस्ट किस में है ना, तो वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज what differences have been noted in literacy among different sections of the society and states? अब अपन को लिटरेसी के बारे में बताना है कि लिटरेसी रेट जो है वो किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग स्टेट्स में डिफर करती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हमने हमेशा देखा है कि जो लिटरेसी रेट है मेल की वो हमेशा ज्यादा होती है कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ब्लू वाला ईयर इज 1991, रेड वाला ईयर इज 2001 एंड ग्रीन वाला इज 2011, ठीक है। सो ये मेल, ये फीमेल। सो 1991 में मेल का रेशियो देखिए, 2001 में मेल्स का रेशियो देखिए, 2011 में मेल्स का रेशियो देखिए, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। फिर अब फीमेल की बात करते हैं, तो फीमेल का रेशियो जो है कंपैरेटिवली आप देख पा रहे होंगे कि कितना कम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए कि फीमेल का जो रेशियो है, लिटरेसी रेट जो है वो इससे कितना कम है। तो ये चीज यहाँ पे प्रूव हो जाती है कि लिटरेसी रेट के अंदर मेल हमेशा सुपीरियर होते हैं रेदर देन फीमेल। ओके, सो द डिफरेंसेस आर हायर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स मोर इन अर्बन एरियाज देन इन रूरल एरियाज। अब ये जो डिफरेंस है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज, एंड हायर इन केरला देन बिहार। और लिटरेसी रेट ज्यादा कहाँ पे है, केरला के अंदर रेदर देन इन बिहार। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, even though primary schools have expanded largely in villages, मतलब हमें पता है कि गांव-गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी रिजल्ट इतना कम क्यों निकल के आता है? मेंशन द रीजन फॉर दैट डायलेटेड रिजल्ट। वो इसलिए होता है ना क्योंकि स्कूल तो अब हर गली गली में बन गए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। ओके, सो द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, किस वजह से? पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग की वजह से, एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स,
एक बार बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन कुछ ही टाइम में क्या कर लेते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो दो रीजन है, पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग इज द फर्स्ट रीजन एंड द सेकेंड इज हाई ड्रॉप आउट रेट्स। ओके, हाई ड्रॉप आउट रेट्स आर द रीजन फॉर द डायलेटेड रिजल्ट। इन दोनों रीजंस की वजह से क्या होता है, बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही कम आता है। ओके, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड इन द 12th प्लान फॉर एजुकेशन एंड लिटरेसी। सो देखो 12th प्लान के अंदर एजुकेशन के लिए और लिटरेसी के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई थी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज क्या थी कि एक्सेस को बढ़ाना है, चाहे हेल्थ की बात हो चाहे एजुकेशन की बात हो, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे वो फैसिलिटी, इस चीज को सबसे ज्यादा पहले बढ़ाना था। ठीक है, तो द स्ट्रेटजीज इंक्लूड, सबसे पहली चीज क्या है, इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी। ठीक है, अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशंस, यानी कि हर स्टेट वाइज क्या थी, करिकुलम मॉडिफिकेशन से उसे एक्सेप्ट करना था। वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग, वोकेशनलाइजेशन को बढ़ाना है। ठीक है, 12th प्लान के अकॉर्डिंग, और नेटवर्किंग को बढ़ाना है। ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग किसके यूज के अंदर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें 12th प्लान के अकॉर्डिंग क्या करनी है, ये सारी चीजें बढ़ानी है। दूसरा स्टेप क्या है, इट ऑल्सो फोकस्ड ऑन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। ठीक है, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल को दोनों क्या क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, साथ ही में डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा मिला है। ठीक है, सो बच्चों 12th प्लान के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, मेंशन 2 थिंग्स नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब अच्छी हेल्थ के लिए 2 चीजें जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन कौन सी हैं, बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट सबसे पहली चीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज दूसरी चीज क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, सो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप क्या रह सकते हो, आपकी हेल्थ गुड रह सकती है, अच्छी रह सकती है, आप हेल्दी रह सकते हो। ठीक है, आपको हमेशा एक बैलेंस्ड जो मील होता है वो लेना होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको हमेशा ध्यान रखने होता है अपने न्यूट्रिशंस का, कि आप कितने न्यूट्रिशंस इनटेक कर रहे हो, कुछ ज्यादा अनहेल्दी तो नहीं खा रहे। हाँ ठीक है, कभी कभार चलता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में अपन ने बात करी है। ठीक है, 3 चीजों को अपन ने इसके अंदर मेन फोकस किया था, 3 चीजों पे। ठीक है, सबसे पहला था एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ हेल्थ केयर। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इन फैसिलिटीज के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हम क्यों ना इन सभी फैसिलिटीज को इन लोगों तक जाके पहुंचाएं। ठीक है, यानी कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये सारे बेनिफिट्स नहीं है या फिर उनके पास में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये किया कि इनका जो एक्सेस है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, इंप्रूविंग इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। सेकेंड इज फैमिली वेलफेयर, है ना, फैमिली की वेलफेयर के बारे में भी यहाँ पे बात करी थी। थर्ड अपन ने बात करी थी न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ठीक है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज के बारे में भी अपन ने बात करी थी कि भाई ऐसी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन फोकस किस पे किया गया था, अंडर प्रिविलेज सेक्शन पे मेन फोकस किया गया था। हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों 2 तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि वेल टू डू होते हैं, ठीक है, जो कि अपना जैसे भी फैसिलिटी उन्हें चाहिए होती है वो उसे इजीली अफोर्ड कर लेते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़े से पुअर होते हैं, पुअर सेक्टर के लोग होते हैं, और ये क्या होते हैं कि भाई ये इन तरीके की जो भी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे एजुकेशन की हो जाए चाहे हेल्थ की हो जाए, इन फैसिलिटीज को ये क्या नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। अब क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो इनको क्या फेस करना पड़ता है, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना है। ठीक है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि नहीं पहुंच मतलब जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास में नहीं ये सारी सुविधाएं हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, सो स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सो बच्चों देखो यहाँ पे आंसर्स, सभी आंसर्स के अंदर मैं वो चीजें मार्क कर रही हूँ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, आंसर को लिखते वक्त ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और उसके बाद में आपको आंसर अपने आप बनाना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको इतना ध्यान नहीं रखनी है। जैसे अब इस आंसर के अंदर 3 पॉइंट्स है तो उन तीनों ही पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, और साथ ही में अंडर प्रिविलेज सेक्शन की अपन ने बात करी है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो लैंग्वेज होगी वो आपकी खुद की होनी चाहिए। ओके, सो कंसेप्ट को समझना इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में अपन ने बात करी थी। इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट एक ऐसा फेज होता है जो कि बिल्कुल छोटे बच्चे का फेज होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको अपन इन्फेंट कहते हैं, ठीक है, स्मॉल बेबी। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में अपन बात करें, इन्फेंट जो ये रेट है ना, वो इस रेट के अंदर अपन कौन से फेज को डिस्कस करते हैं? जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के जब वो 1 साल का होता है, उसका जो फर्स्ट बर्थडे होता है। सो इस टाइम के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इसको अपन किस तरीके से निकालते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के तरीके से इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ। क्या मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का? नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर। ओके, सो इसको अपन किस तरीके से निकालते हैं? नीचे आता है लाइव बर्थ, ठीक है, और ऊपर आते हैं नंबर ऑफ डेथ्स इनटू 1000। ये आपका फॉर्मूला रहता है IMR का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं सरवाइव कर पाए, अपॉन कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब 1000 से अपन इसको कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, सो IMR क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका फुल फॉर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि अपन को सिर्फ फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है। सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट पर 1000 लाइफ। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बर्थ रेट? अब बर्थ रेट क्या होती है? सो द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक जगह पे कितने लोगों ने जन्म लिया है, दैट इज नोन एज बर्थ रेट। ओके, डिफाइन डेथ रेट। डेथ रेट क्या होती है? सो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि गुजर गए हैं, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि गुजर चुके हैं। सो द डेथ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000, ठीक है, पर 1000 से अपन यहाँ पे देखो कंसिडर करते हैं इसको बर्थ रेट के अंदर भी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर भी। 1000 people during a particular period of time. Okay. Now, what are the two indicators for assessing the future of the country? अब देखो किसी भी कंट्री के अगर फ्यूचर को एक्सेस करना है तो उसके लिए इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? सो कौन कौन से 2 इंडिकेटर्स हैं? सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर, ठीक है। अगर अपन को किसी भी कंट्री के फ्यूचर को एक्सेस करना है कि भाई इस कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बच्चों। तो देखो एक जो व्यक्ति होता है वो किस एज तक जीवित रहता है, ठीक है, उसका एवरेज जो होता है दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे अपने यहाँ पे पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, एवरेज एज जो हुआ करती थी लोगों की, वो थी अराउंड 36 39 समथिंग, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी हैं, है ना, अच्छी हुई है, बेहतर हुई हैं, तो वैसे ये जो एवरेज एज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये बढ़ के 60+ हो चुकी है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने हेल्थ के अंदर चेंजेस किए हैं, तो उससे क्या हुआ कि लोगों के जो जीवित रहने की जो ईयर्स हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जितने लोग ज्यादा जिएंगे, जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, उतना ज्यादा कंट्री क्या होगा, डेवलप्ड होगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर। अब देखो चाइल्ड केयर के इंप्रूवमेंट को भी डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर है किसी भी कंट्री के फ्यूचर को एक्सेस करना। क्योंकि देखो आज अगर अपन बच्चे की हेल्थ पे इंप्रूव करेंगे या फिर बच्चे को हर क्राइटेरिया में अगर अपन इंप्रूव करेंगे, तो कल को वो क्या बनेगा, कल को वो उस कंट्री का यूथ बनेगा और उसी एज के अंदर वो क्या करेगा, कमाल करके दिखाएगा। जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, हेल्दी हो, सब चीजें हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई के साथ साथ में आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों चीजें पैरेलल वर्क करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे एग्जाम्स फाइट करने हैं, आपको अपने क्लास के अंदर फर्स्ट आना है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ में आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ दी थिंग्स गो पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों ही चीजें जो हैं वो किसी भी कंट्री के फ्यूचर को क्या करती है, बताती है कि भाई इंडिकेटर की तरह ये दोनों चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया। तो इसके बारे में अपन ने बात करी थी, मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, 381 एंड डेंटल कॉलेजेस कितने हैं, 301। ओके, हाउ डज रूरल एरिया डिफर फ्रॉम अर्बन एरियाज इन द टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
सो अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अपन ने बात करी थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, जो भी उन्हें वेजेस दिए गए उन वेजेस पे वो काम करना चाहते हैं, लेकिन द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम इज कि उन लोगों को क्या नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो उनको अपन क्या कंसिडर करते हैं, अनएम्प्लॉयड अपन उनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना बच्चों, ये 2 तरीके का होता है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है रूरल एरियाज में और एक होता है अर्बन एरियाज में। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है सीजनल और दूसरा होता है डिसगाइज्ड। वहीं अगर अपन अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसा होता है, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो एक तरफ अपन ले लेते हैं रूरल, एक तरफ अपन ले लेते हैं अर्बन। ठीक है, यहाँ पे है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, यहां पे कैसा है, सबसे पहला है यहाँ पे सीजनल एंड disguised. Okay, so in the rural areas there is seasonal and disguised unemployment, whereas in urban areas there is educated unemployment. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में भी अपन समझेंगे कि भाई क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो देखो व्हाट डू यू मीन बाय सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आ गया ये क्वेश्चन, क्या होता है भाई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये मोस्टली क्या रूरल एरियाज में दिखा जाता है, सबसे पहली चीज आपको ये लिखनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज ये है कि भाई रूरल एरियाज में क्या होता है कि मोस्टली लोग किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। अब एग्रीकल्चर हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर सीजनल होता है। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे क्रॉप करते हैं, क्रॉप उगाते हैं, वो क्रॉप क्या होती है कि भाई कुछ महीने उसके फिक्स होते हैं, बाकी का जो फेज होता है, बाकी का जो टाइम होता है, उस टाइम के अंदर जो भी फार्मर है या जो भी लेबर है वो क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयड रहती है। उनके पास में किसी भी तरीके का काम नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई साल के इन्हीं महीनों में काम होगा उनके लिए, बाकी महीनों में उनके पास में कोई काम नहीं है। तो ये जो सीजनल आपका चेंजेस जो दिख रहा है ना आपके रोजगार के अंदर, इसी को अपन क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो इट इज सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, एक साल के कुछ महीनों में जब लोगों को काम नहीं मिलता है, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये फोटो देखें। यहाँ पे इस फोटो में क्या है कि एक हल है, उस हल को कितने लोग चला रहे हैं, 1 2 3 4 5 लोग मिलकर उस हल को चला रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज ये सोचिए, तो देखो इस हल को अगर ये अंकल और ये अंकल चलाएं तब भी ये हल इजीली चल लेगा। ठीक है, मतलब आराम से जो काम यहाँ पे करते हुए ये लोग दिख रहे हैं वो काम इजीली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 5 लोग जो हैं उनमें से जो ये 3 लोग हैं, ये क्या है, ये दिख तो रहे हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये सिर्फ जबरदस्ती यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, अगर ये तीनों अंकल लोग जो 3 एक्स्ट्रा है ना, अगर ये तीनों अंकल लोग कुछ दूसरे तरीके का अगर काम करें तो वहां से हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ये लोग ज्यादा दे पाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों मिलके भी वही काम कर रहे हैं जो ये 5 मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी वेस्ट करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो द थिंग इज कि इन तीनों को यहाँ से उठा करके अगर कहीं और रखा जाए, अगर किसी और काम में इनको इंडल्ज किया जाए, तो वहां से ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है, सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, जहां पे ऐसा लगता तो है हमें कि भाई लोग क्या है यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, रियलिटी में वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट सच एज इन एग्रीकल्चर। इफ 5 people आर वर्किंग बट ओनली 3 आर रिक्वायर्ड। अब जैसे यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा ही होता है ना कि भाई 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत तो सिर्फ इन 3 की ही है। जरूरत कितने लोगों की है, सिर्फ 3 लोगों की है, बट ओनली 3 people आर रिक्वायर्ड, देन 2 people आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये जो 2 अंकल लोग हैं ना, ये क्या है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये फालतू में मतलब फोकट में यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर इनको यहाँ से हटा के कहीं और रखा जाए, कहीं और किसी और काम में लगाया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। क्लियर? फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखो सिटीज में ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखा जाता है। बहुत से हमारे नोन भी ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां जिन्होंने हासिल की है, लेकिन उनको क्या नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। ठीक है भाई,
मास्टर्स करे हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीकॉम है ना, एमबीए करे हुए हैं, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे मतलब जैसी उनकी एजुकेशन है उससे बहुत नीचे स्तर का वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है इकोनॉमी में, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। भाई अगर किसी व्यक्ति ने अगर इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियर बनने के लिए की है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट बनने के लिए तो नहीं की है, लेकिन अगर वो वहां पे रिसेप्शन का काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे काम की जरूरत है और यहाँ पे उसके लिए काम नहीं है। जो काम उसके लिए है वो क्या है? वो रिसेप्शन का काम है। तो यहाँ पे उसकी डिग्री क्या होगी? वेस्ट हो गई। ठीक है, सो इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड पीपल। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ना उनके बीच में क्या है? बेरोजगारी है। इट यूजुअली अकर्स इन सिटीज। ये यूजुअली कहाँ पे अकर होता है? सिटीज में, वेयर देर आर एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल, जहां पे पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पे जीरो होती है। ठीक है, ऑलराइट। मेंशन 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो बेरोजगारी के 2 आपको क्या बताने? कॉन्सिक्वेंसेज बताने, परिणाम बताने हैं। मैन पावर का क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। मैन पावर रिसोर्सेज का यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बैकवर्ड सेक्टर्स में रहते हैं, बैकवर्ड सेक्शन में रहते हैं इकोनॉमी के, लेकिन उनके अंदर ऐसा तो है नहीं कि स्किल्स नहीं है। ऑफ कोर्स कोई अच्छी पोट्री करता होगा, कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा, कोई अच्छा पढ़ाता होगा, ठीक है, किसी के अंदर कुछ अलग टैलेंट होगा, कोई अच्छा गाता होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बस उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम वेस्ट कर रहे हैं मैन पावर को, मैन पावर रिसोर्स को अपन वेस्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज इट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अब यहाँ पे इकोनॉमिक ओवरलोड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अगर यही लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, है ना, कुछ भी किसी भी तरीके की कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर या किसी तरीके की सर्विस के अंदर अगर कंट्रीब्यूशन करें, तो ये एक तरीके से असेट बन के बाहर आएंगे। लेकिन अब इनका क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पे इनका लोड बढ़ रहा है इन लोगों का। तो ये क्या बन चुके हैं बच्चों? यहाँ पे ये बन चुके हैं लाइबिलिटी। दे आर वर्किंग एज अ लाइबिलिटी ओवर हियर, एज अ बर्डन ओवर हियर। ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो इन इंडिया, व्हाई? सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी की दर जो है वो इंडिया के अंदर बहुत कम है। अब ऐसा क्यों है? तो एक तरफ तो अपन कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, ऐसी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं कि उनकी डिग्रीज को छोड़ करके जो उनकी डिग्री से मैच करता हुआ काम है वो नहीं कर रहे हैं। नीचे उनकी जो डिग्री से नहीं मैच करता हुआ काम है, बहुत नीचे वाला काम है, वो लोग वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अग्रीड। तो बस इसी सोच से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मतलब हमारी पॉपुलेशन में मास पॉपुलेशन जो है वो ऐसा काम कर रही है जो कि क्या है, उनके डिग्री से मैच नहीं करता है। तो एक तरीके से तो ये चीज है बच्चों की, वो लोग भी एम्प्लॉयड तो हैं, ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड, लेकिन यहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम है। ठीक है, अब जैसे किसी ने अगर इंजीनियरिंग करी है तो उसका बनना यहाँ पे क्या पॉसिबल होता है कि वो इंजीनियर बने, ठीक है, और उसी बेसिस पे उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके इनकम हो। लेकिन अब क्योंकि उसके पास में क्या है, उसके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन उसे कमाना है, तो वो क्या करेगा? वो कहीं पे रिसेप्शन की वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, क्योंकि ये इसका काम नहीं है, इसने पढ़ाई किसी और चीज में करी है लेकिन काम कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और इसकी जो इनकम है वो भी यहाँ पे कम होगी। ठीक है, सो इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पीपल विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कम इनकम कमाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी कम है, और लेकिन उनको हम क्या काउंट करते हैं? यहाँ पे कैसा काउंट करते हैं? वी काउंट देम एज एम्प्लॉयड ओवर हियर। ठीक है, तो क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पढ़ाई किस में करी है, उनकी स्पेशलिटी किस चीज में, एक्सपर्ट वो किन चीजों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि भाई वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए अपन उन्हें एम्प्लॉयड काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहां से क्या मिल रहा है हमें लो इनकम मिल रही है एंड लो प्रोडक्टिविटी अपन को यहाँ से गेन हो रही है। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हाईलाइट द 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अपन को बताना है, ठीक है, और 2 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपन को बतानी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जो कि नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करती है, इसके बारे में अपन ने बात कर लिया। ठीक है, विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब कौन सी 2 एक्टिविटीज है? मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सो मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन एक्टिविटीज को करने से क्या मिलता है? रिम्युनरेशन मिलता है, पेमेंट मिलती है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है,
नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है। इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से किसी भी तरीके की पेमेंट या प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। सो दीज आर दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू दोज हु परफॉर्म। जो लोग ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें क्या मिलता है, उन्हें वेजेस मिलती है, पेमेंट मिलती है, ठीक है। नॉन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे किसी भी तरीके की क्या नहीं मिलती है, वेजेस या पेमेंट नहीं मिलती है। ये किसके लिए होते हैं, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि खुद के घर में ये अंकल खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा मार्केट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंजेस हो रहे हैं गुड्स के, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके की मार्केट एक्टिविटी हो गई, ठीक है। सो इन दोनों एक्टिविटीज को आपको ध्यान रखना है। मेंशन नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड 3 फीचर्स ऑफ नेशनल हेल्थ। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताना है और 3 फीचर्स के बारे में अपन को बताना है। तो कौन कौन से हैं 3 फीचर्स, अभी थोड़ी सी देर पहले अपन ने बात करी थी, ठीक है। एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, इट एम्स एट इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल सर्विसेज विथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो आपको भूलनी ही नहीं है। नाउ इट हैज इंप्रूव द रेशियो ऑफ नर्सेज, डॉक्टर्स एंड बेड्स इन द कंट्री। अब देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के होने से क्या हुआ है कि बेड्स के जो रेशियो है वो बढ़ा है, डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ा है, ठीक है, नर्सेज का रेशियो बढ़ा है। बढ़ा क्यों है, क्योंकि हमें एसेसिबिलिटी बढ़ा ली थी, यहाँ पे लोगों तक ये सारी फैसिलिटीज पहुंचानी थी। तो इनके पहुंचाने के साथ में ये सारी सर्विसेज, मतलब ये सर्विसेज देता कौन है, उन लोगों को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर्स, नर्सेज, ठीक है, बेड्स, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। ओके, सो डिस्क्राइब 5 मेन फीचर्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। अब देखो, एजुकेशन के अंदर अपन ने देखा था कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब सर्व शिक्षा अभियान भी एक तरीके का अभियान था जो कि किसके थ्रू चलाया गया था, गवर्नमेंट के थ्रू चलाया गया था, ठीक है। अब इसके 5 मेन फीचर्स कौन कौन से, इसको अपन देखते हैं। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि क्या करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाता है। किस एज के बच्चों तक, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों तक। एलिमेंट्री एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होती है ना, उसे अपन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। सो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचाना इसका पहला एम है, किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। ओके, सो इट इज टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इनिशिएटिव किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। इसके साथ में पार्टनरशिप किस किस की है, स्टेट की है, लोकल गवर्नमेंट की है, ठीक है, एंड द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी की है जो कि फॉर अटेनिंग द गोल एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये क्या है, एक तरीके का प्लान है, और इनके साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट जुड़ी है, और कौन कौन सी चीजें जुड़ी है, स्टेट जुड़ा है और लोकल गवर्नमेंट जुड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे इनका मेन फोकस क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या करना है, यूनिवर्सल करना है, सभी जगह तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचाना है। So in this, bridge courses and back-to-back school camps have been introduced, ठीक है, back-to-back camps यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। Increase the enrollment in elementary education, यहाँ पे जो enrollment ratio है उसको भी बढ़ाया गया है, ठीक है। So ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद में है मिड डे मील स्कीम, ठीक है। राइट टू एक्ट के बारे में भी अपन ने बात करी थी, मिड डे मील के बारे में बात करी थी। तो मिड डे मील यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल आए, ठीक है, टू एनकरेज अटेंडेंस इन दी स्कूल एंड इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए और उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी इंप्रूव हो, ठीक है। नाउ दीज टाइप ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट कुड ऐड टू लिटरेट माइंड्स। अब ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो किसके दिमाग में घर करती हैं, उन लोगों के दिमाग में जो कि थोड़े से पढ़े लिखे हैं। एंड फर्दर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज फेनोमेनन वेयर टू मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक जॉब, जो बहुत से वर्कर्स काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर। ये इट हैपेंस इन स्मॉल एग्रीकल्चर फार्म, ये मोस्टली कहाँ होता है, छोटे जो फार्म्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर फार्म्स, वहां होता है जहां पे पूरी पूरी फैमिली काम करती है साथ में, ठीक है। इज वर्किंग ऑन द सेम फार्म, एक छोटे से लैंड पे ही पूरे 10-12 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बट सो मेनी वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है वहां पे, ठीक है।
टू कल्टिवेट द फार्म एफिशिएंटली, ठीक है। उस काम को 3 से 4 लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि फैमिली के 10 अगर 10 मेंबर हैं तो 10 के 10 उसी फार्म पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अपन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। सो ये कहाँ मिलता है, ये स्पेसिफिक सीजन में, बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक स्पेसिफिक सीजन में देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चरल वर्कर्स मे फाइंड वर्क ओनली ड्यूरिंग द बिजी एग्रीकल्चर सीजन। जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो होते हैं, जो लेबर वगैरह जो होते हैं, इनको काम कब मिलता है, जब इनका सीजन होता है, ठीक है। जब इनका सीजन नहीं होता है, मतलब जो क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट नहीं होती है, तो वो ऑफ सीजन हो गया एक तरीके से। तो ऑफ सीजन में ये लोग क्या होते हैं, ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। When sowing, harvesting, weeding and threshing are done. All right, so I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी अपन ने पढ़ लिया है। ये सबसे पहले ज्यादा कहाँ देखा जाता है, अर्बन एरियाज में। देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किल्ड वर्कर्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो हो गई, ठीक है, स्किल भी है ये लोग, यहाँ पे इन लोगों के पास में एबिलिटीज भी हैं, लेकिन इन स्किल्स को और इन एबिलिटीज को शो करने के लिए क्या नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब देखो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट्स हैं, 5 इफेक्ट्स अपन को बताने हैं। वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। द पीपल हु आर एन एसेट बिकम अ लाइबिलिटी, जो लोग एक एसेट के रूप में सामने आ सकते हैं वो अब क्या बन चुके हैं, बर्डन बन चुके हैं इकोनॉमी पे, एक लाइबिलिटी की तरह बन चुके हैं। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यंग पीपल। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, लोग बहुत निराश हो जाते हैं, ठीक है। लोगों के अंदर जो ये निराशा होती है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, जो यूथ है हमारा, है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी होने लगती है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ने से ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं उन लोगों को। ओके, इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, दैट इज डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन पे ज्यादा से ज्यादा मतलब बर्डन बढ़ रहा है, किन लोगों का, जो कि लोग अनएम्प्लॉयड है उनका, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन अपनी कौन सी एज से होती है, 15 to 59, ये अपनी क्या हो गई, वर्किंग पॉपुलेशन। अब जब ज्यादा से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो इन लोगों पे क्या होगा, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल गेट्स अफेक्टेड। अब अनएम्प्लॉयमेंट से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। ना वो अच्छा पहन सकते हैं, ना वो अच्छा खा सकते हैं, ना वो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ना अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास में काम नहीं है, उनके पास में इनकम नहीं है। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके पीपल एज रिसोर्स में से। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। ओके बच्चों, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को, जिसके अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।